हालांकि भारत के साथ साथ 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। ईरान या फिर इजरायल की यात्रा करने से रोका गया है और अगर यात्री जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे पूरी तरह से टाल दिया जाए अगली जानकारी सामने आने तक। तनाव की स्थिति है, तनाव के बीच में ही भारत की एडवाइजरी, नागरिक जो है ईरान और इजरायल जाने से बचें। एमईए की तरफ से जानकारी सामने आई है, अगले नोटिस तक यात्रा नहीं करनी है। भारत समेत करीब 10 देश ऐसे हैं जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और कई ऐसे देश जो चाहते हैं कि जो उनके नागरिक हैं वो इन 2 देशों की यात्रा ना करें और जो इन 2 देशों में यात्री बसे हुए हैं वो तुरंत अपनी एम्बेसी में संपर्क करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी सुरक्षा का ख्याल बहुत ज्यादा रखें। अब ऐसे में सवाल ये जो कि मैंने अभी यूके देवनाथ सर से भी पूछा कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए और भारत अभी किसके साथ में नजर आ रहा है, तो उसको लेकर जानकारी दर्शकों को जल्दी से दे दें। भारत अपना जो तटस्थता की नीति है वो यहाँ भी अपना सकता है और भारत के इजरायल ईरान से चूंकि रिश्ते अच्छे हैं, जिसका जिक्र अभी यूके देवनाथ सर ने भी किया, तो दोनों मुल्कों से भारत के रिश्ते बेहतर और इस बेहतरी को बनाए रखने की कोशिश भारत की रहेगी। तटस्थता अपनी सामने रखकर जंग की वजह से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगा भारत। दोनों ही मुल्कों से शांति की अपील कर सकता है भारत और यही रूस यूक्रेन की युद्ध के दौरान भी भारत सरकार की तरफ से किया गया था। और जिस तरह की युद्ध में तस्वीरें सामने आती हैं, जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में जब वो तस्वीरें पहुंचती हैं कलेजा चिरता भी है, कई दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आती हैं और इसीलिए भारत का स्टैंड हमेशा ये रहता है कि युद्ध किसी के सपोर्ट में नहीं होता, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। बख्शी सर, एक तरफ तो इजरायल पर युद्ध की धमकी दे दी है ईरान ने, दोनों का पलड़ा अगर देखें तो इजरायल का भारी नजर आता है, लेकिन अगर ईरान की बात की जाए कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जो साथ में सपोर्ट में आ सकते हैं और ऐसी कौन सी वो वजह है, ऐसा कौन सा वो रास्ता है जिससे युद्ध टाला जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बेसिकली ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड तो है, पर जब लड़ाई बढ़ेगी और जब ईरान पे अटैक शुरू होंगे, क्योंकि ईरान पे जो अटैक होंगे वो सिर्फ एरियल अटैक नहीं लिमिटेड रहेंगे, वो साइबर अटैक्स बहुत जबरदस्त होंगे जैसे ईरान पे हो चुका है। आपने स्टक्सनेट वायरस का नाम सुना है, वो उनके कितने उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आउट ऑफ कमीशन कर दिया था। अब अमेरिका और इजराइल वेट कर रहे हैं कि अगर ईरान ने हिमाकत करी, सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को और इत्यादि, वो सबसे पहले काम करेंगे। तो इसके लिए वो बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि ईरान कोई ऐसा कदम उठाए। इसीलिए सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप चाहे कोई भी हो, टर्की उनका लीडर होगा और चाइना उन सबको सपोर्ट करेगा, सबको सपोर्ट करेगा चाइना, टर्की उनका लीडर होगा। हालांकि जो समझदार देश है, चाहे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अब कतार भी वो इस कैटेगरी में आ गया है, वो बीच में तटस्थता जरूर दिखाएंगे। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, जब कहते हैं पुश कम्स टू शव, तो वो अपनी पूरा सपोर्ट इस्लाम को देंगे, चुप नहीं रहेंगे। हालांकि युद्ध में भाग नहीं लेंगे ये 3 कंट्री, ये पक्का है, पर बाकी सब, चाहे लीबिया हो चाहे और कंट्रीज हो, लीबिया तो पहले मार खा चुका है अमेरिकन फ्लीट से, आपको पता होना चाहिए गद्दाफी के समय। तो लीबिया तो और से सारी कंट्रीज वेट करेंगी किस तरीके से हम इस युद्ध में अपना ड्यूटी निभा सके। हालांकि जॉर्डन जो होगा वो भी इनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस समय आपको बड़ी सूझबूझ से और समझदारी से काम लेना है। पर ईरान जो है वो ये सोच के बैठा था कि मेरी प्रिपरेशन पूरी है। हाँ। जैसे उसने हमास, हुतीज सबको तैयार किया। हाँ। वो अटैक बढ़ जाएंगे सारे के सारे, शिपिंग पे बढ़ जाएंगे, आपके जो पब्लिक जा रही है उन पे अटैक शुरू होगा, एयरफील्ड्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर होस्टेजेस रखे जाएंगे। हाँ। ये सब आप देखें जैसे ईरान ने अमेरिकन होस्टेज रखे थे, ये सब तो होगा। ये कार्यक्रम में ईरान बड़ा अव्वल है, पर इससे आगे ईरान कुछ, लेकिन साथ ही साथ खुफिया जानकारी भी मिल रही है और ये खुफिया जानकारी अमेरिका की तरफ से सामने आई है कि जो ईरान है वो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉक्सी मिलिशिया समूह की तरफ से हमला करवाए, ऐसी कोशिश है, ऐसी तैयारी भी मिल रही है। आप सभी रहिएगा। रॉकेट अटैक के बाद इजरायल और यूएस की बैठक को लेकर भी एक और अपडेट मिल रहा है। आईडीएफ और यूएस सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई है। इजरायल के हालात पर अमेरिका की पैनी नजर लगातार बने हुए है
और अमेरिका की नज़र बनने के साथ साथ इजरायल की रक्षा करने को लेकर वचन भी दे दिया है। ये कह दिया है इजरायल के हालात पर तो नज़र है, इजरायल के साथ भी हम पूरी तरह से खड़े हैं। साथ ही साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ये कोशिश है अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से बात करके कि किसी तरह ईरान को रोका जा सके। अब किसमें कितना दम है इसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान क्या सोच रहा है, कहां तक वो सक्षम है और इजरायल की क्या तैयारी है डिफेंड करने की भी और इन हमलों का जवाब देने की भी। इजरायल और ईरान, जिसमें इजरायल के पास 24.2 अरब की ताकत यहां पर नजर आती है और जो ईरान है उसकी ताकत यहां से इजरायल के सामने काफी कम दिखाई देती है। अगर यहां पर युद्ध के साजो सामान की बात करें, चाहे वो टैंक हैं, चाहे वो जेट फाइटर हैं या फिर वो युद्धपोत हैं, यहाँ कहीं इजरायल भारी पड़ता हुआ नजर आता है तो कहीं ईरान का वजन ज्यादा नजर आता है। और इन सब के बीच में ईरान जो ये कह रहा है कि हमले का जवाब दिया जाएगा, जिस तरीके से उसके दूतावास पर हमला हुआ या फिर उसके टॉप कमांडर को मारा गया, ऐसे में बहुत सी कोशिशें ईरान की तरफ से हो रही हैं। साथ ही साथ खुफिया जानकारी ऐसी भी कि ईरान जो है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करने वाला है। वीएन झा सर, जिस तरह की कोशिशें अभी ईरान की तरफ से हो रही हैं, हमले की धमकी भी दे दी, इस चेतावनी के बीच में अलग अलग देशों से मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश भी करवा रहा है अमेरिका ताकि किसी भी तरह से युद्ध को टाला जा सके। लेकिन ईरान जितना लग रहा है देखने में, उससे कहीं ज्यादा शातिराना अंदाज में कोशिशें इजरायल की तरफ कदम को आगे बढ़ाने की जानकारी ऐसी है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया समूह जो हैं उनके जरिए हमले की प्लानिंग है। बिल्कुल ठीक। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है हमास के थ्रू या हिजबुल्लाह के थ्रू, करवा कौन रहा है? मास्टरमाइंड तो ईरान ही है। सारे इंस्ट्रक्शंस को वहीं से आते हैं। और जब इसराइल के ऊपर जब हमला हुआ था हमास के थ्रू, उन्हीं दिनों में हम बात कर चुके हैं कि किसके शह पे हुआ है, किसके इशारों पे हुआ है। ईरान करवा रहा है। देखिए, अभी फिलहाल जो ईरान ने कहा है कि वो इसका जवाब देगा, वो हमला करेगा और जोर का थप्पड़ मारेगा। ईरान कोशिश करेगा और कोशिश का एक ही तरीका है, वो है हवाई हमला। कुछ शायद मिसाइल्स या रॉकेट्स या ये जो ड्रोन्स वगैरह जो हैं, ये इनसे आइसोलेटेड अटैक होगा। लेकिन ये आइसोलेटेड अटैक होगा क्योंकि जितनी मिलिट्री इंटेलिजेंस अभी वर्ल्ड में है, कोई ये नहीं बता रहा है कि ईरान का कोई ट्रूप या कोई जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो या तो इराक के थ्रू या लेबनान के थ्रू इसराइल की तरफ कूच कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। और सी रूट जो है वो लगभग ईरान के लिए बंद है, क्योंकि चाहे वो रेड सी हो, चाहे जो मेडिटेरियन हो, इन सबों में अमेरिकी बेड़े हैं और वहाँ पे कोई तरीका दूसरा नहीं है उसको करने का। हाँ, एक प्रफुल्ल जी ने जो कहा था कि यमन जो है बीच में वो अटैक कर रहा है, तो यमन के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल्स या ऐसे कोई चीज वो भी आ सकते हैं। तो ये सारे जो एरियल अटैक्स हैं, इसको तो इसराइल वो या तो झेल लेगा या इसको निगेट कर देगा। मतलब उसके एयर डिफेंस सिस्टम इतने तगड़े हैं कि वो निगेट कर देगा। लेकिन रचना, एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें याद रखना चाहिए, अमेरिका अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 जगह में फंसा हुआ है। यूक्रेन में फंसा हुआ है, यहाँ पे जो चाइनीज साउथ चाइना सी है वहाँ पे फंसा हुआ है, अभी फिलहाल फिलीपींस के साथ में और ऑकस के साथ में, वहाँ पे वो चीन के साथ में आंख मिचोली खेल रहा है। तो ऐसे में, और जैसे मैंने कहा कि जो नाकेबंदी है मेडिटेरियन में वो ऑलरेडी कर रहा हुआ है, तो इसके अब बावजूद वो कहीं पे फंसने की कोशिश करने से भी बचेगा। क्योंकि आपने सुना होगा, एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि जिस तरह से मॉस्को में अटैक हुआ था, इसी तरह से एक इस्लामिक अटैक यूएसए में भी हो सकता है। ये कल की रिपोर्ट है। ये पिछले दिनों इस तरह की खबर आई थी जिसमें खुद की सुरक्षा के लिए सावधानी बरती जा रही है और साथ ही साथ इस तरह की कई कोशिशें हो रही हैं। जनरल अनुज माथुर, आपका एंड कमेंट। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ी हुई है, इस टेंशन के बीच में अलग अलग देशों के जरिए एडवाइजरी तो जारी हो गई है, लेकिन क्या है सोल्यूशन? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा डेटरेंस इजराइल के पास है, उसके बारे में शायद हम सब समझते हैं, वो है इजराइल एक नॉन न्यूक्लियर पावर है। जबकि ईरान को अगर कोई न्यूक्लियर
डेटरेंस या न्यूक्लियर पार करने के लिए किसी और पर निर्भर होना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा ईरान के लिए ये निर्णय करने के लिए कि वो युद्ध करे अथवा ना करे डायरेक्टली। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने कोशिश की थी बताने की, वो ये होती है कि ईरान के पास कितने टैंक हैं, कितनी आर्मर है, कितना कुछ है, उससे अंतर नहीं पड़ता। मिलिट्रीज फाइट दी वॉर, और वॉर कैसे लड़ी जाती है कि हाउ मच कैन यू अप्लाई एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन। आप अपनी ताकत में से कितनी ताकत जहां आपको लड़ाई लड़नी है वहां अप्लाई कर सकते हैं। क्या ईरान कितनी भी ताकत रखे लेकिन वो वहां पर अपनी ताकत लाकर अप्लाई नहीं कर सकता। कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉर होगी, अगर होगी तो, और जब तक आपकी इन्फेंट्री फुट ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तब तक आपको जीत नहीं सकते। ईरान के पास उनके प्रॉक्सीज हैं, वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि कोई रियल रिक्वायरमेंट है ईरान के लिए फिजिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की। उनको अपने खतरे बहुत ज्यादा हैं। और इस तरह की युद्ध की स्थिति में हमने देखा है जो देश सपोर्ट की और साथ देने की बात करते हैं वो इनडायरेक्टली साथ देते तो हैं, लेकिन तबाही खास तौर पर उन देशों में देखी जाती है जो दो देश आपस में भिड़ते हैं, जिसका सीधा सीधा नमूना यूक्रेन के तौर पर दुनिया देख रही है। और अब हमस से जिस तरीके की जंग है, बख्शी सर आई एम सो सॉरी क्योंकि वक्त कम है, अब वक्त खत्म हो गया है, मुझे वाइंड अप करना है, सो सॉरी। आगे भी जब डिस्कशन करेंगे तो आप अपनी बात कहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। ईरान ने धमकी दे दी